हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट एंड द अदर वन इज रिलेटेड टू माइनर। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक माइनर की पोजीशन क्या रहेगी अगर माइनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज अ पार्टनर ऐड करने की ट्राई करी जाती है, ऐड किया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम समझेंगे आज के लेक्चर के अंदर, द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट एंड द पोजीशन ऑफ माइनर विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? तो आपका जो होल्डिंग आउट का कंसेप्ट है वो आता है सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, और आपका जो पोजीशन ऑफ माइनर विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप फर्म है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, वो आता है सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। चलिए अब हम प्रोविजन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सेक्शन नंबर 28 विच टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट। एनीवन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट, तो कोई भी इंसान अगर अपने वर्ड्स बाय स्पोकन और रिटन, अपने रिटन वर्ड्स या बोल के वर्ड्स के अंदर, मतलब एक्सप्रेसली, वर्ड्स स्पोकन और रिटन मतलब एक्सप्रेसली, और बाय कंडक्ट, कंडक्ट मतलब इंप्लाइडली, अपने एक्ट से, कंडक्ट से, बिहेवियर से, तो कोई भी इंसान अगर अपने स्पोकन या रिटन वर्ड से यानी कि एक्सप्रेसली या फिर अपने इंप्लाइडली, इंप्लाइड कंडक्ट से, बिहेवियर से क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, दैट पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड। तो या तो वो खुद रिप्रेजेंट करता है अपने आप को या फिर वो नोइंगली परमिट करता है, मतलब किसी तरीके से अगर उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है या वो रिप्रेजेंट हो रहा है किसी के सामने तो वो उसको होने देता है, परमिट करता है। और किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या फिर नोइंगली परमिट कर रहा है वो, बाय वर्ड्स स्पोकन रिटन और बाय हिज कंडक्ट। क्लियर? और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, दैट टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म, कि वो फर्म के अंदर पार्टनर है, इस तरीके का वो रिप्रेजेंटेशन या तो खुद से कर रहा है या फिर वो नोइंगली परमिट कर रहा है रिप्रेजेंट होने के लिए, ईदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय हिज कंडक्ट, क्या कि वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है। तो देखिए क्या होगा, इज लायबल एज अ पार्टनर इन द फर्म टू एनीवन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन गिव्स क्रेडिट टू द फर्म। तो वो जो पर्सन होगा जो खुद को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी फर्म का, या नोइंगली अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है रिप्रेजेंट होने के लिए किसी फर्म के पार्टनर की तरह, ईदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन या फिर बाय हिज कंडक्ट, तो वो लायबल होगा एक पार्टनर की तरह ही, इसी तरीके से लायबल होगा जैसे वो उस फर्म का पार्टनर है। और किसके प्रति लायबल होगा, एनीवन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन गिवन क्रेडिट टू द फर्म, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने उस रिप्रेजेंटेशन के फेथ के ऊपर, मतलब इस चीज पे ट्रस्ट करते हुए, विश्वास करते हुए, ये मानते हुए कि ये सो एंड सो पर्सन जो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है, बता रहा है कि ये किसी फर्म का पार्टनर है, उस बात पे, उस चीज पे उसने ट्रस्ट किया, विश्वास किया, बिलीव किया, और फर्म को उसने कुछ ना कुछ क्रेडिट दे दिया, कुछ ना कुछ पैसे दे दिए। क्लियर? Whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so given the credit। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो पर्सन खुद से रिप्रेजेंट कर रहा है या खुद को रिप्रेजेंट होने दे रहा है एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, उसको इस बात का पता चल रहा है या नहीं चल रहा कि उसके इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे किसी सो एंड सो पर्सन ने फर्म को कुछ ना कुछ लोन या क्रेडिट दे दिया है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसको नहीं भी पता है तब भी वो पर्सन
लायबल होगा फर्म के पार्टनर की तरह। क्लियर? तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, हम शुरू से ये एग्जांपल पढ़ते हैं कि ए बी सी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। अब बी का एक फ्रेंड है मिस्टर एक्स, तो क्योंकि वो बी का फ्रेंड है तो वो बी से मिलने जुलने आता रहता था उस फर्म के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, तो उसकी ए और सी के साथ भी दोस्ती हो गई। तो ज्यादातर क्या देखा गया कि हफ्ते में 3-4 दिन वो लोग जो मिस्टर एक्स है वो हफ्ते में 3-4 दिन इनके रेस्टोरेंट पे इनके साथ ही बैठा रहता था। कहीं ये लोग बाहर जा रहे हैं तीनों तो इनके साथ में ही जाता था और बहुत इनके आसपास रहता था। तो एक मिस्टर जेड है, उन मिस्टर जेड को ये देख के क्या लगा, जैसे कि एक्स जो है वो एबीसी का पार्टनर है, और इसी तरीके से जब मिस्टर जेड ने एक्स से पूछा तो एक्स ने खुद को रिप्रेजेंट भी ऐसे ही किया। इसी तरीके से उसने खुद के कंडक्ट से अपने आप को बताया कि उनके साथ घूमता हूं, हाँ मैं भी पार्टनर हूं फर्म के अंदर। भले उसने एक्सप्रेसली नहीं बताया, उसने अपने कंडक्ट से बताया, या हो सकता है एक्सप्रेसली बताया हो। तो इस बिलीफ के ऊपर कि एक्स खुद को एबीसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है या रिप्रेजेंट होने दे रहा है, इस विश्वास के ऊपर, इस बात को मानते हुए मिस्टर जेड ने एबीसी पार्टनरशिप फर्म को कुछ क्रेडिट दे दिया। क्लियर? तो अब इसके अंदर एक्स भले ही पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर था या नहीं था, लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशन के विश्वास पे जेड ने क्रेडिट दे दिया है फर्म को, तो ये जो पार्टनर नहीं था अब इसकी लायबिलिटी एक पार्टनर की तरह बन जाएगी जेड के प्रति। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। इसके अंदर एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपसे। जैसे मान लीजिए ये एबीसी वाला, ए बी और सी तीनों पार्टनर है, एक्स कोई पर्सन है और यहां जेड एक पर्सन है। क्लियर? अब ए और एक्स दोनों मिलके जाते हैं जेड के पास। ए और एक्स दोनों साथ में मिलके जेड के पास जाते हैं जेड से मिलने, और ए इंट्रोड्यूस कराता है एक्स को कि मीट माय पार्टनर एक्स। अब वो मीट माय पार्टनर एक्स करके बोलता है, तो अब उससे वो ये बोलना चाह रहा है कि ये मेरी एबीसी फर्म का पार्टनर है या किसी और चीज के अंदर, किसी और बिजनेस में या किसी भी और चीज के अंदर पार्टनर है। उससे कुछ क्लियर नहीं, उसने बस ऐसे बोला जेड को कि मीट माय पार्टनर एक्स। अब इस चीज के ऊपर एक्स ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ नहीं बोला, उसने साइलेंस रखा, वो एकदम शांत रहा, साइलेंट रहा, और इस बेसिस पे जेड ने ये मान लिया, जेड ने समझ लिया कि ए ने इसको अपना पार्टनर बोला है। उसने कुछ बोला भी नहीं कि नहीं नहीं मैं पार्टनर थोड़ी हूं, तो मतलब वो पार्टनर है। मतलब साइलेंस अमाउंट्स टू कंसेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट का आपका जो एक कंसेप्ट आता है, साइलेंस अमाउंट्स टू कंसेंट, ये वो वाली चीज है। अब इस भरोसे पे कि ए और एक्स दोनों पार्टनर हैं और इसलिए एक्स ही पार्टनर है इस एबीसी पार्टनरशिप फर्म में, जेड फर्म को कुछ ना कुछ क्रेडिट वगैरह दे देता है। तो इस केस के अंदर क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन एक्स का हुआ था एज अ पार्टनर, इसलिए अब एक्स भले पार्टनर हो या नो पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन वो लायबल होगा एज अ पार्टनर और इसके प्रति उसकी लायबिलिटी बनेगी। क्लियर? आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है कि होल्डिंग आउट का कंसेप्ट क्या होता है। हम आगे और प्रोविजन देखते हैं उसका। तो फर्स्ट इसका सबसेक्शन आपको समझ आ चुका है। आगे देखिए, वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म्स नेम। तो देखिए ए बी सी 3 पार्टनर थे, जिसके अंदर मिस्टर ए पार्टनर था, मिस्टर बी था और मिस्टर सी था, और फर्म का नाम था एबीसी एंड कंपनी। ये एक रेस्टोरेंट था, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। तो इसके अंदर मान लीजिए कि बी की डेथ हो जाती है, बी जो पार्टनर था उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद भी इनका जो बिजनेस है, जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है, वो कंटिन्यू चल रहा है और उसका नाम इन्होंने चेंज नहीं किया। ऑल्दो बी अब मर चुका है, बी पार्टनर नहीं रहा फर्म का, तब भी फर्म एबीसी नाम से ही चल रही है। तो इस केस में क्या होगा, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज पार्टनर्स नेम एज अ पार्ट देयर ऑफ
shall not itself make his legal representative or his estate liable for any act for the firm done after his death। तो देखिए, अगर ये बी के मरने के बाद भी, बी जो पार्टनर था उसकी डेथ हो गई है और उसके मरने के बाद भी अगर ये फर्म एबीसी नाम से ही चल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बी के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या बी की कोई भी इस एस्टेट होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसकी कुछ ना कुछ लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी फर्म के एक्ट के लिए उसकी डेथ के बाद। क्लियर? तो अब इसमें देखा जाए तो फर्म का जो नाम है वो पुराने नाम से ही चल रही है, यानी कि एबीसी नाम से ही चल रही है फर्म अभी भी, लेकिन अब इसके अंदर बी पार्टनर नहीं रहा क्योंकि बी की डेथ हो गई है। तो बेसिकली इसके अंदर पार्टनर है मिस्टर ए और मिस्टर सी, ये दोनों इसमें पार्टनर हैं, लेकिन फर्म का नाम एबीसी ही है। अब इसके अंदर बी की डेथ होने के बाद अगर फर्म की कहीं पे कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है, कुछ भी लाइबिलिटी अराइज होती है, तो जस्ट बिकॉज उसका नाम चल रहा है बी का फर्म के अंदर, तो इसका यह मतलब नहीं है कि बी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या बी की कोई एस्टेट या प्रॉपर्टी फर्म के किसी भी एक्ट के लिए किसी थर्ड पर्सन के प्रति लायबल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। लाइबिलिटी केवल ए और सी की ही बनेगी, भले चाहे पार्टनरशिप फर्म का वही पुराना नाम है एबीसी फर्म, लेकिन लाइबिलिटी केवल जो सर्वाइविंग पार्टनर कंटिन्यू कर रहे बिजनेस यानी कि ए और सी, उनकी ही बनेगी। बी की डेथ के बाद बी की कोई भी प्रॉपर्टी या एस्टेट की लाइबिलिटी नहीं होगी, बी के किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कोई फर्म के प्रति लाइबिलिटी नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर। आप समझ चुके हैं होल्डिंग आउट का कंसेप्ट। तो होल्डिंग आउट का कंसेप्ट बेसिकली यही था कि कोई भी पर्सन जो असलियत में फर्म का पार्टनर नहीं है, किसी फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन वो खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो खुद से करे या फिर वो खुद को ऐसे रिप्रेजेंट होने देता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था जिसके अंदर वो खुद से अपने कंडक्ट से ऐसा शो कर रहा था, या हो सकता है वो एक्सप्रेसली बोल के कर रहा हो। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना, हुएवर बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन, या तो वो एक्सप्रेसली बोल के या लिख के ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को, या वो अपने बिहेवियर, कंडक्ट या किसी एक्ट से ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है खुद से कि मैं सो एंड सो फर्म का पार्टनर हूं। या तो ये केस हो सकता है, या फिर वो अगर खुद से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बोल के या अपने कंडक्ट से, लेकिन खुद को रिप्रेजेंट होने दे रहा है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि ए और एक्स दोनों जाके जेड से मिलते हैं और वो उसको बोलता है जेड को, मीट माय पार्टनर एक्स। अब कुछ नहीं पता कौन सा पार्टनर है, उसका लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, किसी और बिजनेस में पार्टनर है, किसी और चीज में पार्टनर है, क्या पता अकम्प्लिस है, उसका पार्टनर इन क्राइम है, वो कुछ नहीं पता। उसने बस इतना बोला है कि मीट माय पार्टनर एक्स। अब जेड को ये लगा, और मीट माय पार्टनर एक्स बोलने पे एक्स ने कुछ नहीं बोला कि नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूं या ऐसे कुछ, वो एकदम चुप रहा, शांत रहा, साइलेंट रहा। एंड हम जानते हैं कई केसेस में साइलेंस अमाउंट्स टू कंसेंट होता है। तो यहां पे उसके चुप रहने की वजह से जेड को ऐसा लगा, उसने इस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ वो कि वो पार्टनर है एबीसी फर्म का, और उस विश्वास के ऊपर, उस बिलीफ के अंदर, उस चीज पे ट्रस्ट करके जेड ने कुछ ना कुछ क्रेडिट दे दिया एबीसी फर्म को। क्लियर? इस केस के अंदर भले ही फिर आपका एक्स उसका पार्टनर हो या ना हो, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिस रिप्रेजेंटेशन के विश्वास में जेड ने एक्ट कर दिया, तो अब एज अ पार्टनर लायबल माना जाएगा एक्स, एक्स की लायबिलिटी बनेगी एज अ पार्टनर। क्लियर? ये आपका होल्डिंग आउट का कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके प्री एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप बेयरेट की रीडिंग लगाएंगे ये कंसेप्ट समझने के बाद, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन 29 हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे पता होगा, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। तो बेसिकली जो ट्रांसफरर होता है, ट्रांसफरर का मतलब होता है किसी भी चीज को ट्रांसफर करने वाला। ट्रांसफरर का मतलब होता है किसी चीज को ट्रांसफर करने वाला, एंड ट्रांसफरी का मतलब होता है उस ट्रांसफर्ड चीज को एक्सेप्ट करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास कोई लैंड है। अब वो मिस्टर ए अपनी इस लैंड को
मिस्टर बी को बेच रहा है या मिस्टर बी को ट्रांसफर कर रहा है, तो इस केस के अंदर लैंड को ट्रांसफर करने वाला कौन है, किसकी लैंड है, ए की है, ए ट्रांसफर कर रहा है तो वो होगा ट्रांसफरर, और लैंड किसको ट्रांसफर करी जा रही है या कौन उस ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर रहा है, वो कर रहा है बी, तो बी यहां पे होगा ट्रांसफरी, जिसको लैंड ट्रांसफर करी जा रही है, जो लैंड को एक्सेप्ट कर रहा है, और ए जो लैंड को ट्रांसफर कर रहा है, उसकी लैंड थी, उस लैंड को वो ट्रांसफर कर रहा है, आगे बी को दे रहा है वो लैंड। क्लियर? आई होप ये चीज भी क्लियर है आपको। अब आगे हम प्रोविजन देखते हैं, सेक्शन नंबर 29 जो बात करता है ट्रांसफरी के बारे में। देखिए, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। तो देखिए, अ ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म। अब फर्म का कोई पार्टनर है, एबीसी 3 पार्टनर थे, उनमें से कोई भी एक पार्टनर है, उसका अगर कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी चीज का फर्म में, ये इंटरेस्ट वाला जो कंसेप्ट होता है बेसिकली हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो कोई भी अगर राइट टू एंजॉयमेंट होता है किसी चीज का, प्रॉपर्टी का, तो वो एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी कही जाती है, या कोई भी इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर। तो अगर इसी तरीके से फर्म का कोई भी इंटरेस्ट है किसी पार्टनर का, वो उसको ट्रांसफर करता है, और वो जो ट्रांसफर करेगा वो इधर एब्सोल्यूट और बाय मॉर्गेज, या तो वो एब्सोल्यूटली पूरा का पूरा ट्रांसफर कर सकता है या एज अ मॉर्गेज कर सकता है, या फिर बाय द क्रिएशन बाय हिम ऑफ अ चार्ज ऑन सच इंटरेस्ट, या उस इंटरेस्ट के ऊपर चार्ज लगा के कर सकता है। डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्म टू इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो देखिए, इसका यह मतलब है ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म के अंदर। क्लियर? अब मान लीजिए बी का कोई भी इंटरेस्ट था पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और उस इंटरेस्ट को वो किसी और को ट्रांसफर करता है, मतलब उसका कोई भी हिस्सा था या कोई भी उसकी चीज थी, फर्म की कोई भी चीज उसके हिस्से में आती थी बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ पार्टनर ऑफ द फर्म, तो वो ट्रांसफर कर देता है उस चीज को एक्स को, और किसी भी तरीके से या तो वो पूरी तरह एब्सोल्युटली कर देता है, या फिर वो मॉर्गेज की तरह या उस चीज पे चार्ज क्रिएट करके कर देता है, और वो एक्स को ट्रांसफर कर देता है। तो एक्स को कोई एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा पार्टनरशिप फर्म का कुछ भी, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्म उस ट्रांसफरी के पास जो फर्म का बिजनेस है उसके अंदर इंटरफेयर करने का कोई राइट आ जाएगा। क्लियर? तो इसके अंदर अगर बी पार्टनर ने अपने कोई भी इंटरेस्ट इन द फर्म ट्रांसफर करा है इस ट्रांसफरी एक्स को, तो बी तो ट्रांसफरर हो गया और एक्स ट्रांसफरी हो गया। तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसको वो राइट मिल गया है, कोई इंटरेस्ट मिल गया है, तो इससे अब उसके पास ये हक भी आ गया कि वो फर्म के बिजनेस को कंडक्ट जो किया जा रहा है, जो कंडक्ट किया जा रहा है बिजनेस फर्म का, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरफेयर कर सके, ये उसके पास हक नहीं आएगा। या फिर और टू रिक्वायर अकाउंट्स और टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म बट एंटाइटल्स द ट्रांसफरी ओनली टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर एंड द ट्रांसफरी शेल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट अग्रीड बाय द पार्टनर्स। तो देखिए, ना तो उसके पास फर्म के बिजनेस जो कंडक्ट हो रहा है फर्म का, उसके अंदर कुछ इंटरफेयर करने का राइट आता है, ना ही उसके पास ये राइट आता है कि वो अपने फर्म के अकाउंट को चेक कर सके, या फर्म की जो भी बुक्स हैं या जो भी अकाउंट बुक्स हैं या जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कुछ इंस्पेक्शन कर सके। उसको केवल एक एंटाइटलमेंट मिलता है ट्रांसफरी को, और वो क्या होता है? केवल एक एंटाइटलमेंट कि वो प्रॉफिट जो शेयर होगा वो रिसीव कर पाएगा ट्रांसफरिंग पार्टनर का। मतलब बी जो ट्रांसफरिंग पार्टनर था, बी ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है एक्स को, तो बी का जो शेयर था प्रॉफिट के अंदर केवल वो उसको रिसीव करेगा, ये उसका राइट रहेगा। क्लियर? एंड द ट्रांसफरी शेल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट एग्रीड बाय द पार्टनर्स। और जो पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग अग्री करी थी कि इतना इतना बटेगा, तो उसमें जो बी के हिस्से में आ रहा था उस चीज को एक्सेप्ट करेगा जो नया ट्रांसफरी होगा, यानी कि एक्स। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
if the firm is dissolved or if the transferring partner ceases to be a partner, the transferee is entitled as against the remaining partners to receive the share of the asset of the firm to which the transferring partner is entitled and for the purpose of ascertaining that share to an account as from the date of the dissolution. तो इसमें यह बताया है कि अगर फर्म डिसॉल्व हो गई है या फिर जो ट्रांसफरिंग पार्टनर था जिसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था दूसरे पर्सन को, ही सीजेस टू बी अ पार्टनर, अब वो पार्टनर नहीं रहा है, तो इस केस के अंदर जो ट्रांसफरी है जिसको इंटरेस्ट मिला था वो एंटाइटल हो जाएगा किस चीज के लिए? अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर टू रिसीव द शेयर ऑफ असेट ऑफ द फर्म। जो भी फर्म के असेट्स हैं जो डेसोल्यूशन के टाइम अकाउंट सेटल होगा, पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा, तो उसके अंदर जो भी शेयर ऑफ असेट्स आएगा उसके लिए वो एंटाइटल हो जाएगा और उसके लिए वो एसरटेन कर सकता है कि क्या क्या शेयर उसके हिस्से के अंदर आएंगे। क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है एकदम। क्या था सेक्शन 29 के अंदर, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ट्रांसफरी जो पर्सन है, मतलब जो ट्रांसफरी है जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर अपना इंटरेस्ट जो फर्म में है वो उसको ट्रांसफर कर रहा है, उससे रिलेटेड है आपका ये वाला सेक्शन। और उसके अंदर यही बताया है कि अगर कोई भी फर्म का पार्टनर फर्म के अंदर उसके किसी इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देता है बाय वे ऑफ मॉर्गेज या एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर देता है या क्रिएशन ऑफ चार्ज के तरीके से उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देता है किसी और पर्सन को, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, इसके अंदर बी जो पार्टनर था उसने उस फर्म के अंदर यानी एबीसी पार्टनरशिप फर्म में उसका जो इंटरेस्ट था कुछ, वो एक्स एक पर्सन है उसको ट्रांसफर कर दिया। तो एक्स को वो कुछ भी इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है बी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब एक्स के पास ये राइट आ गया है कि वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो एबीसी पार्टनरशिप फर्म का हो रहा है, जो भी बिजनेस हो रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरफेयर कर देगा, या फर्म की जो भी अकाउंट बुक्स हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं या अकाउंट्स कुछ भी वो इंस्पेक्शन कर सकता है या देख सकता है, ये सब उसके पास राइट नहीं आएगा। उसके पास केवल राइट आएगा कि जो उस ट्रांसफरर पार्टनर था, मतलब इस केस में जो बी था जिसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है एक्स को, उसके पास जो प्रॉफिट रिसीव होता है, जो भी प्रॉफिट रिसीव करने के लिए वो एंटाइटल होता है, जो भी उसके हिस्से में प्रॉफिट आता है फर्म का, केवल उसका वो अकाउंट देख सकता है और केवल उसी को वो ले सकता है, उसके लिए वो एंटाइटल रहेगा। क्लियर? और आगे हमने देखा था कि अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है या फिर जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है ही सीजेस टू बी अ पार्टनर, मतलब या तो फर्म पूरी डिसॉल्व हो गई या फिर बी अब पार्टनर नहीं रहा पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो ट्रांसफरी होगा यानी कि जो एक्स है इस केस के अंदर वो एंटाइटल होगा रिमेनिंग पार्टनर से रिसीव करने के अंदर जो भी शेयर ऑफ असेट ऑफ फर्म आएगा। हमने कल पढ़ा था प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने यही देखा था जब फर्म डिसॉल्व होती है वाउंड अप किया जाता है, पूरा जो लाइबिलिटीज है उनको पे किया जाता है, असेट्स को पूरा कैलकुलेट करके आपस में डिवाइड किया जाता है, तो उस केस के अंदर जो भी ट्रांसफरर पार्टनर के हिस्से में जो भी शेयर ऑफ असेट्स आएंगे वो उसको रिसीव करने के लिए एंटाइटल होगा। क्लियर? आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है आपका कि माइनर की पोजीशन क्या होगी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। कैन अ माइनर बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, या फिर क्या किसी माइनर को किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, ये सब हम अब डिस्कस करेंगे। और इसका रेलेवेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो देखिए सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज समझते हैं। आपका जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपका ये बात करता है कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट,
आपका जो सेक्शन 5 है वो बात करता है पार्टनरशिप एक्ट का कि पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से अराइज नहीं होती, जैसा कि हिंदू अनयूनाइटेड फैमिली के अंदर होता है, HUF के अंदर होता है कि केवल आप एक करता है फैमिली में, फिर उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जस्ट बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग फैमिली मेंबर्स किसी भी फैमिली का आपको कुछ हक या अधिकार मिलता रहता है, कोई आप में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपस में नहीं होता है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप हमेशा अराइज होती है दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, एक एसोसिएशन है, उसके अंदर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में पार्टनरशिप के अंदर एंटर होने के लिए और कोई भी एक बिजनेस कंडक्ट करने के लिए और प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, तभी बनती है पार्टनरशिप। तो सेक्शन 5 क्लियरली स्टेट्स दैट पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? इतना क्लियर है? आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अब देखिए, अब अगर हम थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आपका सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलता है कि एनी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए। For entering into a contract, parties must be competent। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट। अब कंपीटेंट पार्टीज क्या होती हैं या किस चीज से पता लगता है कि पार्टीज कंपीटेंट है या नहीं, ये आपका दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 11 के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 11 के अंदर कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज के बारे में बात कर रखी है और ये बता रखा है किन किन कंडीशंस के अंदर पार्टीज कंपिटेंट होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए। तो देखिए इसमें कुछ कंडीशन है, जिसमें पहली कंडीशन है कि पार्टीज मेजर होनी चाहिए। मेजर का क्या मतलब है? 18 इयर्स एज से ऊपर मेजर होनी चाहिए। दूसरा, साउंड माइंड। पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कंपिटेंसी ऑफ पार्टी किन चीजों पे डिपेंड करती है? क्या होती है कंपिटेंट पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? कि पार्टीज एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी मेजर होनी चाहिए, 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, किसी भी तरीके से अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए व्हाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरी चीज है कि वो किसी भी और कानून के अंदर डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड इन एनी अदर लॉ। क्लियर? अब जो हमारा माइनर की पोजीशन है, अब आप जानते हैं, जैसे कि अब मैं दोनों सेक्शन को कनेक्ट करूं, मैंने पहले आपको बताया, सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो बोलता है कि जो पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है। पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी के अंदर अगर मैं सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट करूं इसको, तो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बात करता है कि पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और कंपिटेंसी के अंदर पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि 18 ईयर्स से ज्यादा। तो अगर मैं इन दोनों सेक्शन की कंबाइंड रीडिंग करूं, मतलब सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इन दोनों की कंबाइंड रीडिंग करके हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं
दैट एक माइनर जो कि 18 साल से कम होता है, माइनर जो कि 18 साल से कम होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। और क्योंकि पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है, देयरफॉर माइनर पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं कर सकता एज अ पार्टनर। माइनर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता। एक बार दोबारा देखिए, सेक्शन नंबर 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बात बोलता है कि पार्टनरशिप अराइजेज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोग आपस में मिलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, 2 और मोर पर्संस आपस में मिलते हैं और वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई बिजनेस करने के लिए और उस बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करने के लिए, तब बनती है उनकी पार्टनरशिप। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। और सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात करता है कि पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो 3 क्राइटेरिया देता है। पहला क्राइटेरिया कि एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, मेजॉरिटी के होने चाहिए, वो मेजर होने चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगी पार्टीज। दूसरा, अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए पार्टीज फॉर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा, किसी भी लॉ के अंदर वो डिसक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर मैं दोनों की कंबाइंड रीडिंग करूं यहां पे, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता एंड देयरफॉर माइनर पार्टनरशिप के फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता कॉन्ट्रैक्ट करके। क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर है, आप ये दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। अब हम प्रोविजन पे चलते हैं डायरेक्ट। तो देखिए, सेक्शन 30 माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब इसका फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? अ पर्सन हु इज अ माइनर, एक पर्सन जो माइनर है, अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही सब्जेक्ट टू, जिस भी लॉ के अंदर वो आता है, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, या फिर मतलब जनरल अपन लॉ कहें तो जिस भी लॉ का वो सब्जेक्ट है, उसके अंदर वो पर्सन अगर माइनर माना जा रहा है, देन ही मे नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, तब वो फर्म के अंदर पार्टनर नहीं है। तो यहां पे क्लियरली एक बात बोली कि अगर कोई भी पर्सन माइनर है, कोई भी पर्सन अगर माइनर है, देन ही कैन नॉट, देन ही मे नॉट बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म, तो वो फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता। बट लेकिन अब आगे इसमें एक कंडीशन है, देखिए क्या कंडीशन है? बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर द टाइम बीइंग ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर कोई भी माइनर है, कोई भी पर्सन माइनर है, 18 साल से कम उम्र का है, या फिर जिस भी लॉ का वो सब्जेक्ट है उस लॉ के अकॉर्डिंग वो माइनर माना जा रहा है, तो वो फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन क्या कर सकता है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बाकी सारे पार्टनर्स की कंसेंट से, सहमति से उसको एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए। पार्टनरशिप फर्म के जो भी बेनिफिट है उसके अंदर उसको एडमिट किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसमें एक जजमेंट है, मैं आपको बता दूं। केस का नाम है CIT वर्सेस द्वारकादास खेतान। CIT वर्सेस द्वारकादास खेतान। CIT वर्सेस द्वारकादास खेतान एंड कंपनी। ये आपका 1961 का जजमेंट है। ये आपका 1961 का जजमेंट है। और इस जजमेंट के अंदर बेसिकली क्या हेल्ड हुआ था? इसमें ये कहा गया था दैट माइनर इज नॉट पार्टनर इवन इफ ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ पार्टनर इन द अग्रीमेंट। तो भले ही माइनर को अग्रीमेंट में डिस्क्राइब कर दिया जाए पार्टनर की तरह, लेकिन फिर भी माइनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता है। ये बोला गया था आपका इस जजमेंट के अंदर। तो जैसा कि हमने ये सबसेक्शन 1 के अंदर देखा, बेसिकली 2 चीजें हमने देखी कि अगर आपको माइनर को एडमिट करना है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, अगर आपको फर्म की बेनिफिट्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए ऐड करना है, एडमिट करना है माइनर को, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन, फर्म मस्ट बी एग्जिस्टिंग।
जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो उस टाइम एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नई नई फर्म बनी रही है, फर्म ऑलरेडी बनी हो चुकी होनी चाहिए और एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए और फिर किसी माइनर को उसमें ऐड किया जा रहा है। और दूसरी चीज, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी कंसेंट ऑब्टेन होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है, तब किसी माइनर को फर्म के बेनिफिट्स के लिए आप एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं सेकंड क्लॉज क्या बात करता है। सच माइनर हैज अ राइट टू सच शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज मे बी अग्रीड अपॉन एंड ही मे हैव एक्सेस टू एन इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो यहां बेसिकली जो आपका सबसेक्शन 2 है ये बात करता है राइट्स ऑफ माइनर। ऐसा माइनर जो फर्म के अंदर फर्म के बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा चुका है, उस माइनर के क्या क्या राइट्स होंगे। तो देखिए क्या क्या राइट्स होंगे। सच माइनर हैज अ राइट टू शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज में बी अग्रीड अपॉन। उसको एडमिट करते टाइम जो भी अग्री किया गया उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग उसके पास राइट रहेगा कि वो प्रॉपर्टी में शेयर ले सके या फिर जो प्रॉफिट हो रहे हैं फर्म को उसके अंदर शेयर ले सके। और इसके अलावा उसके पास और क्या राइट रहेगा, इसके बाद उसके पास राइट रहेगा दैट ही मे हैव एक्सेस एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, कि वो फर्म्स के जो भी अकाउंट्स है, कॉपी है, डॉक्यूमेंट्स है, जो कुछ भी बुक्स है उसको वो एक्सेस कर सके, इंस्पेक्शन कर सके, देख सके। ये भी माइनर के पास राइट रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। आगे देखिए थर्ड क्लॉज, such minor share is liable for the acts of the firm but the minor is not personally liable for any such act। अब जो माइनर है उसका जो शेयर रहेगा फर्म के अंदर केवल वो ही उतना लेवल तक ही लाइबिलिटी रहेगी माइनर की। माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा फर्म के एक्ट्स के लिए। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनर हमेशा पर्सनली लायबल होते हैं फर्म के एक्ट के लिए, क्योंकि वो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के। लेकिन माइनर के केस में क्या होता है कि माइनर केवल उस एक्सटेंट तक ही लायबल होता है फर्म्स के एक्ट के लिए जितना उस माइनर का शेयर है उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता फर्म के एक्ट के लिए। तो ये बेसिकली आपका जो थर्ड क्लॉज है ये बात करता है लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ माइनर इन पार्टनरशिप फर्म। आई होप क्लियर है आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पॉइंट, सच माइनर may not sue the partners for an account or payment of a share of the property or profits of the firm। वो माइनर जो एडमिट किया गया फर्म के बेनिफिट्स के लिए वो नहीं सू कर पाएगा पार्टनर्स को। किस चीज के लिए? अकाउंट या पेमेंट ऑफ ए शेयर फर्म के अकाउंट के अंदर, या उसका जो भी अकाउंट या पेमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉपर्टी उसको होने वाला है फर्म की प्रॉपर्टी या प्रॉफिट में उसका जो भी शेयर होने वाला है उससे संबंधित किसी चीज के लिए वो पार्टनर को किसी दूसरे पार्टनर को फर्म के नहीं कर सकता सू, सेव व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, सेव व्हेन सेवरिंग द कनेक्शन विद द फर्म। सेवरिंग मतलब कि वो अपना कनेक्शन फर्म के साथ खत्म कर देता है, अलग हो जाता है, एकदम सेपरेट कर देता है, अपना कनेक्शन फर्म के साथ अलग कर देता है, खत्म कर देता है, सेपरेट कर देता है। उस केस में फिर वो पार्टनर्स को सू कर सकता है फॉर द अकाउंट्स एंड फॉर द पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। उस केस में वो पार्टनर्स को सू कर सकता है। किस केस में? जब ये माइनर फर्म से अपना पूरा कनेक्शन, रिश्ते नाते सब तोड़ देता है, खत्म कर देता है, अलग हो जाता है, तब कर सकता है। लेकिन जब तक वो फर्म से जुड़ा हुआ है तब तक नहीं कर सकता। एंड इन सच केस द अमाउंट ऑफ ए शेयर शैल बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन मेड इज एज फार एज पॉसिबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 48। और अगर इस तरीके से वो खुद को
खुद के सारे कनेक्शन खत्म कर लेता है, फर्म से अलग हो जाता है एकदम और सू करता है पार्टनर को, किसी को भी, तो उस केस के अंदर फिर उसका जो हिस्सा होगा, जो भी उसका प्रॉफिट में शेयर होगा, अमाउंट जो कुछ भी होगा, वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, वो डिटरमाइन किया जाएगा एज पर द प्रोविजन या एज पर द रूल्स कंटेन्ड अंडर सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट। तो आपको ध्यान होगा सेक्शन 48 में क्या है, मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में जो भी मोड्स ऑफ सेटलमेंट होते हैं आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म एक बार डिसॉल्व हो जाती है, फिर जो भी लाइबिलिटीज पे करनी है या जो भी प्रॉपर्टी एंड असेट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म है आपस में पार्टनर्स को डिवाइड करना है, तो वो किस तरीके से डिवाइड सेटल करना है पार्टनर्स के बीच में, उसके मोड्स, उसके तरीके, पूरा प्रोसेस बताता है आपको सेक्शन नंबर 48। तो इस केस में, माइनर के केस में भी सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग ही वो चीजें सेटल करी जाएंगी। आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे चलते हैं। Provided that all the partners acting together or any partner entitled to dissolve the firm upon the notice to other partners may elect in such suit to dissolve the firm। कोई भी पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर एक्टिंग टुगेदर या कोई भी पार्टनर जो एंटाइटल है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए नोटिस के ऊपर, टू द अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर को नोटिस दे और फर्म को डिसॉल्व कर पाए, मे इलेक्ट इन सच सूट टू डिसॉल्व द फर्म। उस सूट के अंदर, जो ये सूट लाया गया हमने जस्ट यहाँ पे पढ़ा, इस सूट के अंदर वो क्या कर सकता है, वो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए भी बोल सकता है। एंड देयर अपॉन द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द सूट एज वन फॉर द डिसोल्यूशन एंड फॉर सेटलिंग अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स। और उसके बाद कोर्ट इस तरीके से प्रोसीड कर सकता है कि जो सूट है वो एक है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और सेटलिंग ऑफ अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर के लिए। क्लियर, सेम ही सूट की तरह उसको डील कर सकता है। एंड द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ माइनर शैल बी डिटरमाइंड अलोंग विद द शेयर ऑफ पार्टनर। और उसी सूट के अंदर जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का सूट लाया गया है, उसी के अंदर बाकी पार्टनर्स का भी हिस्सा डिवाइड कर दिया जाएगा और उसी के साथ जो पार्टनर है उसका भी शेयर जो बनता है वो डिटरमाइन करके डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर? आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको एकदम क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब आपका जो आगे की प्रोविजन है ये बात करते हैं कि माइनर अब मेजॉरिटी अटेन कर चुका है, वो 18 साल से ऊपर का हो चुका है, तो अब उसके पास एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। पार्टनर के पास मेजॉरिटी अटेन करने पे, मतलब 18 साल से ऊपर होने के बाद उसके पास एक ऑप्शन आता है कि वो चाहे तो अब फर्म का पार्टनर बन सकता है और चाहे तो वो फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, छोड़ सकता है। क्लियर? ये उसके पास ऑप्शन आता है। तो देखिए, एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब जब भी पार्टनर मेजर हो गया, 18 साल का हो गया है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 months, या फिर of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, या फिर उसको ये नॉलेज मिले कि वो पार्टनरशिप की बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा चुका है, विच एवर डेट इज लेटर, जो भी डेट बात की है। क्या डेट? या तो मेजॉरिटी अटेन करने के 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर उसको जब नॉलेज मिले दैट ही हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, तो विच एवर डेट इज लेटर, जो भी डेट बात की है उसमें वो क्या कर सकता है, सच पर्सन may give public notice, such person may give public notice, किस चीज का पब्लिक नोटिस देगा वो माइनर, that he has elected to become or that he has elected not to become the partner in the firm and such notice shall determine his position as regards the firm। तो देखिए, इस केस के अंदर जब वो 18 साल का हो जाता है, एज ऑफ मेजॉरिटी उसकी हो जाती है, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम दैट डेट, या फिर जब उसको नॉलेज मिलती है कि उसको एडमिट कर लिया गया है पार्टनरशिप में बेनिफिट्स के लिए, तो उस डेट के बाद विच एवर डेट इज लेटर, जो भी बात की डेट है, उससे उस आदमी को क्या करना है, उस माइनर को क्या करना है, एक पब्लिक नोटिस देना है। और उस पब्लिक नोटिस में उसको ये बताना है कि अब वो फर्म का पार्टनर है, पार्टनर रहना बनना वो चूज करता है, या फिर अब वो फर्म का पार्टनर नहीं है, पार्टनर बनना रहना वो चूज नहीं करता है। तो ईदर ऑफ द वेज, करता है नहीं करता है, येस और नो,
दोनों केस के अंदर उसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। करेगा, बनेगा पार्टनर फर्म का, तब भी देगा नोटिस कि हाँ बन गया हूं, और नहीं देगा, नहीं बन रहा हूं, तब भी वो नोटिस देगा कि नहीं बना हूं। क्लियर? आगे देखिए इसका प्रोविजो, इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड मंथ। तो देखिए उसको नोटिस देना दोनों केस के अंदर बहुत जरूरी है, और अगर वो नोटिस नहीं देता, ही फेल्स टू गिव द नोटिस, तो जैसे ही वो 6 महीने का पीरियड एक्सपायर होगा, ये मान लिया जाएगा कि उसने फर्म का पार्टनर बनना रहना स्वीकार किया है, और उसके बाद से उसको पार्टनर मान लिया जाएगा, मतलब उसकी यस मान ली जाएगी। आगे देखिए, वेयर एनी पर्सन हैज बीन एडमिटेड एज अ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप इन अ फर्म, अगर किसी माइनर को पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया गया है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट सच पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन until particular date after expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the person asserting that fact। तो हमने जस्ट अभी पहले वाले प्रोविजन में पढ़ा है कि उसको ये या तो वो मेजॉरिटी एज का हो जाता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर उसको नॉलेज होती है कि वो पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए एडमिट किया गया, विच एवर डेट इज लेटर। तो अगर उसको ये चीज प्रूव करनी है कि वो पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा चुका था और उसको इस चीज का नॉलेज नहीं था कि वो एडमिशन हो चुका है उसका इन पार्टनरशिप फर्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और 6 महीने का पीरियड एक्सपायर हो चुका है उसकी अटेनिंग द मेजॉरिटी, इन दोनों की उसको नॉलेज नहीं थी, इस चीज का बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे रहेगा जो इस चीज को एसर्ट करेगा। क्लियर? आगे देखिए, 7th जो इसका सबसेक्शन है वो बात करता है वेयर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर, मतलब जब वो पर्सन, वो माइनर, ही चूजेस टू बी अ पार्टनर इन द फर्म, वो फर्म के अंदर पार्टनर बनना स्वीकार करता है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इफ ही चूजेस टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म देन हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज एज अ माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम्स अ पार्टनर। जब तक वो पार्टनर नहीं बन जाता तब तक एज अ माइनर उसके जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो कंटिन्यू रहेंगे उस डेट तक, बट ही ऑल्सो बिकम्स पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रोविजन क्या कहता है कि जब वो पर्सन पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनना स्वीकार करेगा, तब जब से वो एडमिट हुआ है एज अ माइनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उस टाइम से लेके कोई भी फर्म के एक्ट्स हैं तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल माना जाएगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। ये एक तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2025 को कोई पर्सन है, वो माइनर है, और इस दिन उसको, उस माइनर को फर्म के बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा रहा है फर्म के अंदर। अब मान लीजिए 1 जून 25 को वो पर्सन मेजर हो गया और उसके बाद ही चूजेस टू बी अ पार्टनर, ठीक है, उसने पब्लिक नोटिस वगैरह दे दिया एंड ही चूजेस टू बी अ पार्टनर इन द फर्म। तो वो बेसिकली टेक्निकली पार्टनर तो 1 जून 25 से बना है जब वो मेजर हो गया उसके बाद से, लेकिन अब इस डेट को पार्टनर बनने के बाद भी उसकी जो लायबिलिटी बनेगी वो पर्सनली लायबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। वो कब से होगा, वो 1 जनवरी 25 से ही माना जाएगा, मतलब जिस डेट से वो पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए ऐड किया गया था, भले चाहे वो उस टाइम माइनर था। तो अब वो पर्सनली लायबल इस डेट से नहीं माना जाएगा जिस दिन वो मेजर होने के बाद पार्टनर बना है फर्म का, वो रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जनवरी से माना जाएगा, उस डेट से माना जाएगा जब से उसको माइनर रहते हुए भी पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया गया था। क्लियर? तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी क्रिएट होगी माइनर की। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखिए, his share in the property and profits of the firm shall be shared to which he was entitled as a minor। और उस पर्सन के पार्टनर बनने के बाद
जो भी फर्म के अंदर फर्म की प्रॉपर्टी में या प्रॉफिट्स में शेयर है वो ही रहेंगे जिसके लिए वो एंटाइटल्ड था माइनर रहते हुए जिस प्रॉफिट और प्रॉपर्टी के शेयर के लिए वो एंटाइटल्ड था वो ही उसके रहेंगे। क्लियर? आगे देखिए, सबसेक्शन 8 बात करता है वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। अब वो पब्लिक नोटिस देता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो पब्लिक नोटिस देगा तो पब्लिक नोटिस देके वो या तो ये बोल सकता है कि आई चूज टू बी अ पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म, और या वो कोई पब्लिक नोटिस नहीं देता तो ये मान लिया जाएगा कि उसने चूज कर लिया है पार्टनर रहना पार्टनरशिप फर्म का। क्लियर? और अगर वो नोटिस देता है, पब्लिक नोटिस देता है और वो ये बोलता है कि मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बनना चाहता, वो माइनर, ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम पार्टनर ऑफ द फर्म। अब क्या सिनेरियो होगा, अब क्या केस होगा? तो देखिए, his rights and liability shall continue to be those of a minor under this section up to the date on which he gives public notice। तो जिस डेट तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, तो उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऐसे ही रहेंगी। जब वो माइनर था तब उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज थी, वही चीजें कंटिन्यू रहेंगी जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता है। क्लियर? आगे देखिए, his share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of the notice। और उसका जो भी शेयर है पार्टनरशिप फर्म का वो लाइबल नहीं रहेगा फर्म के किसी भी एक्ट के लिए उसके नोटिस दे देने के बाद से। जब से उसने नोटिस दे दिया है उसके बाद से उस माइनर का जो भी शेयर था उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो फर्म के किसी भी एक्ट के लिए लाइबल नहीं रहेगा, उसने नोटिस दे दिया उस डेट के बाद से। क्लियर? आगे देखिए, he shall be entitled to sue the partner for his share of the property and the profits in the accordance with subsection 4। तो आपको ध्यान आ रहा होगा सबसेक्शन 4 के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर माइनर को दूसरे पार्टनर को सू करना है या अपने अकाउंट ऑफ प्रॉफिट और पेमेंट से रिलेटेड किस चीज के लिए सू करना है तो उसको फर्म से अपना सारा कनेक्शन सीवियर करना पड़ेगा। फर्म से अपना सारा कनेक्शन उसको सीवियर करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, पृथक होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फर्म के पार्टनर्स के ऊपर कोई सूट कर सकता है। तो यहां पे वही चीज लिखी गई है कि ही शैल बी एंटाइटल्ड टू सू द पार्टनर्स ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स। जो भी उसके फर्म के अंदर प्रॉपर्टी या प्रॉफिट में शेयर थे उसके लिए वो सू करने के लिए एंटाइटल होएगा इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 4, जो सबसेक्शन 4 में बातें लिखी गई हैं। तो बेसिकली उसको पहले अपना कनेक्शन सीवियर करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और अब इसने चूज ही कर लिया है कि आई चूज नॉट टू बिकम द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो कनेक्शन उसने वैसे ही खुद का पब्लिक नोटिस देके फर्म से अलग कर लिया है, तोड़ लिया है। तो सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग वो सू कर सकता है। क्लियर? आगे देखिए, नथिंग इन सबसेक्शन 7 and 8 shall affect the provision of सेक्शन 28। तो अब इसके अंदर क्या बात बोली गई है कि आपका सबसेक्शन 7 और 8 जो है जिसमें अपन ने बात करी है, 7 के अंदर देखिए वेयर, 7 के अंदर क्या दे रखा है, वेयर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर। 7 के अंदर ये बता रखा है कि वो पर्सन पार्टनर बनता है, और 8 के अंदर बता रखा है वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। तो इन दोनों केस के अंदर चाहे वो पार्टनर बनना स्वीकार करे, इलेक्ट करे, या ना बनना स्वीकार करे कि मुझे नहीं बनना या बनना है, वो अफेक्ट नहीं करेगा प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28। सेक्शन 28 के प्रोविजन को वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 28 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 28 में हमने आज ही डिस्कस किया है द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। क्लियर? तो होल्डिंग आउट में जो बातें थी कि अगर वो खुद को रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म और फिर जो लाइबिलिटीज वगैरह बनती हैं, तो ये सबसेक्शन 7 और 8 हमारे इस सेक्शन का, सेक्शन 28 जो होल्डिंग आउट का कंसेप्ट है उसको किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? आई होप आज के लेक्चर में जो हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किए हैं, कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट और दूसरा हमने कंसेप्ट किया है आपका पोजीशन ऑफ माइनर इन द पार्टनरशिप फर्म,
ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। एंड आई ऑल्सो होप कि ये जो क्लासेस हैं पार्टनरशिप एक्ट की, ये आपके लिए यूज़फुल रहें, इससे आपको कंसेप्ट समझने में हेल्प मिले। और इसके बाद आप बेयर एक्ट की रीडिंग करेंगे, बेयर प्रोविजन की रीडिंग करेंगे, या अगर कोई भी सोर्स आपके पास है पार्टनरशिप एक्ट, वहाँ से आप रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो इसी तरह क्लासेस अटेंड करते रहिए, लेक्चर्स अटेंड करते रहिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। अब आगे का जो पोर्शन बचा है वो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसी तरीके से पूरा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।